Assalamualaikum everybody, myself Umar Khan and you're watching Infoholics. So BPS 5 to 15 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जनरल नॉलेज के हवाले से थोड़ा सा मैं एक शिफ्ट ले रहा हूँ, जनरल साइंस को पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया. सो ऑलराइट. अच्छा ओके, बिफोर गोइंग दैट मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर दूँ. ये मेरी बड़ी फेवरेट दुआ है, दुआ फॉर रिस्क. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला. वेरी ब्यूटीफुल दुआ. इसको पढ़ लिया करें, बहुत अच्छी दुआ है. इसको अपनी नमाज़ों में, अपनी दुआओं में शामिल करें. इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मतलब जब हम ये वर्ड पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी, इसका मतलब है कि या अल्लाह मांग रहा हूँ तुझसे, या अल्लाह तुझसे मांग रहा हूँ. और अस्अलुका जो ये लफ्ज़ है ये असल में सवाल से निकला है. तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ. किस चीज़ का सवाल कर रहे हैं अल्लाह पाक से? इल्मन नाफ़िअन, यानी ऐसा इल्म जो कि नफ़ा दे मुझे. ठीक हो गया. इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन, और ऐसा रिस्क मुझे अता कर या अल्लाह जो पाक हो, तैयब हो. व अमलन मुतक़ब्बिला, ठीक है, और मुझे मेरे इल्म पर ऐसा अमल अता कर जो कि तेरी बारगाह में कबूल हो. मुतक़ब्बिला तक़ब्बुल से आया, कबूल होने से आया. तो अल्लाह ताला, हम तुझसे ऐसे इल्म का सवाल करता हूँ जो मुझे नफ़ा दे, ऐसे रिस्क का सवाल करता हूँ जो मुझे पाक हो, तैयब हो, और मुझे ऐसा अमल करने वाला बना दे जो तेरी बारगाह में कबूल हो. तो ये बहुत ही पावरफुल दुआ है. मतलब यानी मैंने तो इनको अपनी नमाज की हर उसमें दुआ में शामिल किया हुआ है. आप लोग भी शामिल करें. तो ये बहुत खूबसूरत और बड़ी पावरफुल दुआ है. ओके, हैविंग सेड दैट हम आगे बढ़ते हैं. जी, तो बिल्कुल जनरल नॉलेज जो है उसके अंदर जनरल साइंस के थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, और BPS 5 to 15 के हवाले से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, तो ये पहला MCQज आपके पास है. वेरी हाई फ्रिक्वेंसी हैव डैश वेवलेंथ्स. ये ख़ास किस्म की कुछ फ्रीक्वेंसी वाली जो है वो वेव्स होती हैं. अब ये वेरी हाई, इनको VHF कहते हैं. वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्ट होती है, या इनकी कोई वेवलेंथ बनती ही नहीं है, या कोई इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, या ये सारे आंसर्स ही गलत हैं. नन ऑफ दैम. सो बेसिकली रिपीटेटिव क्वेश्चन था इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे. VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो जी हाँ, शॉर्टर वेवलेंथ होती है. इनकी वेवलेंथ जो है वो बड़ी शॉर्ट होती हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है. हमेशा याद रखें, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ थोड़ी सी लेंथ उसकी बढ़ जाएगी. अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो इट मीन्स उसकी वेवलेंथ कम है. ये बेसिकली ये जो VHF, ये जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो वेवलेंथ्स होती हैं, जिनकी हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो ये वो होती हैं, क्या कहते हैं इनको, कम्युनिकेशन के लिए, ये जो इसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से एकदम निकल रहा है. आप कह लें इनको रेडिएशंस तो नहीं है, बेसिकली रेज हैं ये. ठीक है, वेट अ मिनट. ओके जी, तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी की जो रेज होती हैं इनकी वेवलेंथ बड़ी शॉर्ट होती है, और ये यूज़ कहाँ होती है? डेट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन. ये टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन का मतलब है, टेरेस्ट्रियल वर्ड का मतलब है ज़मीन. तो ज़मीनी कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ी बहुत रेंज के अंदर अगर कहीं कहीं हमें कम्युनिकेट करना हो तो हम ये शॉर्टर वेवलेंथ जो हैं इनको यूज़ करते हैं. आप जिस तरह से देख लें, ये इस तरह से कुछ ट्रांसमीटर्स लगे हुए होते हैं, और थोड़ा सा बंदा आगे कहीं दूर होता है, इवन गोल्फ कोर्ट वगैरह में कहीं अगर दूर है तो वो अपना वॉकी टॉकी से जो है वो स्टार्ट करता है. तो खैर अब तो इनका इस्तेमाल कम है, और ये रेडियो स्टेशंस में भी ये शॉर्टर वेवलेंथ्स वाली जो ये VHF हैं ये यूज़ होती हैं. सो ये कह रहा है ना, यूजुअली अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू हंड्रेड माइल्स, तो उसमें ये कम्युनिकेशन में काम आती है. लेट्स मूव ऑन. ओके, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन. अब विटामिन ए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है आपकी बॉडी के लिए. अगर ये सीवियर हद तक कम हो जाएगा आपकी जिस्म में, तो उससे फिर क्या चीज़ आ सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस, रैकेट्स, स्कर्वे, या हेयर फॉल. ये 5 किस्म के डिसऑर्डर्स हैं या डिजीज़ हैं. क्या विटामिन ए की वजह से इनमें से कोई चीज़ होती है या नहीं? लेट्स फाइंड आउट. या द राइट आंसर इज़ नाइट ब्लाइंडनेस. यानी अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी, शदीद हद तक कमी हो जाएगी, सो दैट पर्सन कुड हैव द टेंडेंसी टू डेवलप नाइट ब्लाइंडनेस. वो नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हो सकता है. देखो, ये मैंने एक इमेज लगाया है, इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी और मेरी नॉर्मल विजन इस तरह से काम कर रही होती है, लेकिन एक नाइट ब्लाइंडनेस वाला जो पर्सन होता है वो कुछ ऐसा डार्क कलर की पिक्चर देख रहा होता है. ये जो बेसिक कलर्स होते हैं ना, रेड, ब्लू, और आई बिलीव रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये इन बेसिक कलर्स
को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पीछे थोड़ा सा मैकेनिज्म है, बिकॉज विटामिन ए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रॉड्स एंड कोन्स के लिए। रॉड्स एंड कोन्स क्या हैं? दीज आर दी फोटो रिसेप्टर्स। ये फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि कलर्स को जो है रिकग्नाइज कर रहे होते हैं और इमेज के साइज़ को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी इज़ कॉज, उससे क्या होता है, उससे नाइट ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। ये आपसे कह रहे हैं कि एक गैस है, उसका मास हम कांस्टेंट ले लेते हैं, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर देते हैं, लेकिन अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो क्या प्रेशर पे क्या चेंजेस आएंगे? आई रिपीट माई सेल्फ, एक हमने गैस ले ली, ठीक है, उसको हमने एक कंटेनर में डाल दिया फिक्स मास वाली, और टेम्परेचर भी हम उसको फिक्स दे रहे हैं, तो दो चीज़ें तो फिक्स हैं हमारे पास, कांस्टेंट है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज़ करते जाएं, जिस कंटेनर में हमने उसको बंद किया हुआ उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करते जाएं, तो प्रेशर के ऊपर क्या असर होगा? क्या प्रेशर भी कम होगा? क्या प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा? क्या प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या कुछ भी नहीं होगा? सो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। ऑलराइट, सो इसका आंसर है यस, प्रेशर विल इंक्रीज़। देखिए, अगर वॉल्यूम को आप डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर तो इंक्रीज़ होगा ना, इट्स अ सिंपल बॉयल्स लॉ। केमिस्ट्री में आपने और मैंने, हम सब ने पढ़ा हुआ है ना बॉयल्स लॉ, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बाकी दूसरी चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट रखें तो ये पिक्चर भी आपको ऐसे डेमोस्ट्रेट कर रही है कि देखो, ये इतना इतना ज़्यादा वॉल्यूम था ना, ये इस वॉल्यूम के अंदर ये गैस आराम से थी। अब जैसे इस वॉल्यूम को हमने कम करना शुरू किया, यहाँ से वॉल्यूम यहाँ तक आया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर तो इंक्रीज़ होगा ना। सही है। सो अगर वॉल्यूम को हम इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर, सॉरी, वॉल्यूम को अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और अगर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ा देंगे, तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इफ़ यू इंक्रीज़ द वॉल्यूम, जैसे लिखा हुआ ना, एज द वॉल्यूम इंक्रीजेज प्रेशर डिक्रीजेज, यानी आप वॉल्यूम बढ़ाते रहो, जगह बनाते रहो, मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई चीज़ ही फोर्स ही नहीं आएगी, वो आराम से फ्रीली घूमेंगे, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप जगह तंग करते जाएंगे, वॉल्यूम जो आप कम करते जाएंगे, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया? ओके, लेट्स मूव ऑन। जी जनाब, तो अब आपके पास आ रहा था लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन क्या है, कितने दिन ज़िंदा रहते हैं हमारी बॉडी में, उसके बाद फिर न्यू सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी न्यू रेड ब्लड सेल्स। तो 60 डेज़, 120 डेज़, 180 डेज़ या 240? द राइट आंसर इज़ 120 डेज़। जी, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं 120 दिन आपकी बॉडी में ज़िंदा रहते हैं। उसके बाद ये स्प्लीन में जाते हैं और स्प्लीन में जाके क्रश हो जाते हैं, इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। सो 120 दिन के बाद जो है ये ख़त्म हो जाता है, इसका हेमोग्लोबिन टूट जाता है, वो फिर लिवर में जाता है, ब्लूरिबिन और बिलिरुबिन, दैट्स अ होल प्रोसेस। तो आगे चलते हैं। ओके, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी? रेडियो एक्टिविटी, इसका जो फिनोमेना था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंस हैं ऐसे जो कि अपने अंदर से कुछ रेडियो एक्टिव चीज़ें निकाल रहे होते हैं, ये चीज़ किसने डिस्कवर की थी? लॉर्ड कैल्विन, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या हेनरी बेक्वेरेल? मुझे अच्छी तरह याद है, ये सवाल आया था, मैंने भी जब एक क्विक पेपर दिया था उसमें ये सवाल था, और उसमें मैडम क्यूरी का लगा हुआ था ऑप्शन। सो आई जस्ट टिक ऑन द मैडम क्यूरी, बिकॉज हम उर्दू में कहीं हमने पढ़ा था कि मैडम क्यूरी ने जो है वो कुछ डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बट दैट वाज अ रॉन्ग आंसर। राइट आंसर है जनाब यस, हेनरी बेक्वेरेल। ये बेक्वेरेल साहब हैं, इन्होंने रेडियो एक्टिव फिनोमेना जो है वो डिस्कवर किया था कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने अंदर से रेडियो एक्टिविटी निकालते हैं। मैडम क्यूरी ने कोई ख़ास किस्म की जो है वो धात डिस्कवर की थी रेडियो एक्टिव, मैं नाम मेरे जहन से निकल रहा है अभी। ओके, लेट्स मूव ऑन। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। ऐसा डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसे क्या कहेंगे? मोटर, जनरेटर, मूविंग कॉइल मीटर या बैटरी? राइट आंसर है बैटरी। सही है। सिंपली ये क्या करती है बैटरी? केमिकल एनर्जी को, सॉरी व्हाट वाज द क्वेश्चन, केमिकल एनर्जी को या कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यस, तो इसके अंदर जो एसिड्स होते हैं वो केमिकली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन इज़ अ, सन क्या चीज़ है? स्टार है, प्लैनेट है, एस्टेरॉयड है या मीटेओर है?
एंड सन इज़ अ स्टार। यस, देखें एक रूल याद रख लें, एनीथिंग डेट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट इज़ नोन एज स्टार। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सके उसको स्टार कहते हैं। इसीलिए मून को हम स्टार नहीं कहते, बिकॉज मून तो खुद उधार की रोशनी लिया हुआ है। ठीक है, तो सन इज़ द बिगेस्ट स्टार। आई बिलीव इसको सर्च कर लिएगा नेट पे कि हो सकता है सन से भी बड़े बड़े कोई स्टार्स हों हमारी गैलेक्सी में, डोंट नो अबाउट दैट, बट सन इज़ अ स्टार, इट्स नॉट अ प्लैनेट, राइट। आगे चलते हैं। ओके, द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट हाउ मेनी लीटर्स। एक नॉर्मल एवरेज एडल्ट इंसान के अंदर कितना लीटर खून होता है? 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर? एंड द राइट आंसर इज 5 लीटर। ओके, इट्स ऑलमोस्ट 4.5 to 5 लीटर, तकरीबन 4.5 से 5 लीटर खून होता है एक नॉर्मल एडल्ट यंग ह्यूमन में। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। देखिए पहले हमने पढ़ा था विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ठीक है, अब देखें इसको तो आप फ़ौरन ही निकाल लें क्योंकि ये तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। सो डी से शायद ये 3 चीज़ें होती हैं, रैकेट्स, स्कर्वे या हेयर फॉल। सो द राइट आंसर इज़ रैकेट्स। यस, देखिए बेसिकली रैकेट्स जो है ना ये बच्चों की डिजीज़ है, यानी बच्चों में विटामिन डी जो कमी हो जाती है अगर सीवियरली, तो उनको रैकेट्स हो जाते हैं। अगर एडल्ट एज में आके बहुत ही ज़्यादा शदीद डेफिशिएंसी हो गई है किसी को विटामिन डी की, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। या जब आफ्टर 40 ईयर्स फीमेल्स जो होती हैं मोस्टली उनमें ये ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, बिकॉज वो मीनोपाज में चली जाती हैं, उनका हार्मोनल चेंज आ जाता है एकदम से, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इट्स अ लॉन्ग थिंग। तो अभी जो ये आप यहाँ रैकेट्स देख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में रैकेट्स था तो रैकेट्स इज़ द राइट आंसर, लेकिन बेसिकली बच्चों की डिजीज़ है और इसकी कॉज क्या है? विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी। तो आप देख लें कि नॉर्मल नॉर्मल बोन्स डेवलप हो रही हैं और ये यहाँ पर रैकेट वाला बच्चा है जिसके विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उसकी इस तरह से लेग्स जो हैं वो आती हैं। आगे चल रहे हैं। ओके, द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल, जूल, टेस्ला या हेनरी? वेरी सिंपल वन, बट इसमें भी गलती कर जाते हैं लोग। यस, द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। द मोस्ट डेंसिएस्ट की स्पेलिंग गलत। द मोस्ट डेंसिएस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज। अर्थ में सबसे ज़्यादा, अर्थ की लेयर्स में सबसे ज़्यादा डेंसिएस्ट एलिमेंट कौन सा है? प्लैटिनियम, कॉपर, स्टील, ऑस्मियम? एंड द राइट आंसर इज ऑस्मियम। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्मियम। इट्स अ न्यू वन, आई माइट बिलीव, शायद काफ़ी लोगों के लिए नया हो, बट इट्स द मोस्ट डेंसिएस्ट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ। ये इस तरह का सा होता है ऑस्मियम। आगे चल रहे हैं। अ कैमरा यूजेस डैश टू फॉर्म एन इमेज। कैमरा जो है वो कौन से किस्म का लेंस यूज़ कर रहा होता है इमेज बनाने के लिए? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कंडेंसर लेंस या नन ऑफ दीज? एंड द राइट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। याद रखिएगा हमेशा कैमराज जो होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। इवन आपकी और मेरी आंख में जो लेंस लगा हुआ है वो भी कॉन्वेक्स लेंस है, मगर वो बाय कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है। ठीक है, कैसे बताऊँ? ओके, देखें कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, उसके ऊपर ऐसे ही उभार आ रहा होता है, यानी जो अपना थोड़ा सा ऐसे ही इस तरह करके बाहर की तरफ निकला हुआ हो, डी बना रहा हो, जैसे डी होता है ना इस तरह से, डी का जो इस तरह से वो होता है, ऐसे बना रहा हो, तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। और इसी को अगर उल्टा कर दें, कॉनकेव लेंस वो होता है जिसके अंदर गार सा बन रहा हो ऐसे करके, जब भी उसको कॉनकेव कहते हैं, अंदर की तरफ सी की तरह से हो। तो डी वाली जो शक्ल है वो कॉन्वेक्स है और सी वाली शक्ल जो है वो कॉनकेव है। तो कैमरा जो है उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है और हमारी आँख में भी कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। आगे चल रहे हैं जी। CNG स्टैंड्स फॉर, ओ वेरी सिंपल, कन्वर्टेड नेचुरल गैस, कंड्यूस्ड कंड्यूस्ड नेचुरल गैस, कंडक्टेड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? बहुत आसान है। CNG स्टैंड्स फॉर, द राइट आंसर इज यस, इट्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये एब्रीवेशंस पूछी जाती है ना। ओके, आगे। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड। इन चारों स्टेटमेंट में से साउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू गैसेस, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स?
And the right answer is sound cannot travel through vacuum. जी, साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। वैक्यूम का मतलब है स्पेस। साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए ताकि वो आगे प्रोपागेट करे। सही है। तो वैक्यूम मतलब स्पेस। स्पेस में सिर्फ लाइट ट्रैवल कर सकती है। लेट्स मूव ऑन। ओके, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू हाउ मेनी कलर्स। सफ़ेद रोशनी जो होती है वो मुकम्मल रोशनी होती है, उसमें सारे कलर्स होते हैं। जब उसको हम प्रिज्म से पास करेंगे तो कितने कलर्स में स्प्लिट होगी? 5, 6, 7 या 8? एंड द आंसर इज या इनटू 7 कलर्स। तो अगर हम इस लाइट को वाइट लाइट को प्रिज्म से निकालते हैं तो ये 7 तरह के जो हैं वो कलर्स निकलते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। हमारी एक मिस थी, उन्होंने हमें सिखाया था इस तरह से कि आप उल्टी तरफ से पढ़ें और इनके फर्स्ट वर्ड्स ले लें तो विबग्योर बन जाएगा। VIB विब, GYOR विबग्योर। दीज आर दी 7 कलर्स जब वाइट लाइट जो वो स्प्लिट होती है। ओके, लेट्स मूव ऑन। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होगा? ये 4 ऑप्शन हैं। इट्स वेरी सिंपल। 10⁻³ -6 -9 एंड 12। So I believe it's a very simple 1 nanometer. 1 nanometer equals to 10⁻9. Okay, नैनो का मतलब होता है 9, डेका का मतलब होता है 10. So it's nanometer 10⁻9. ओके, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि थोड़े दूर से टेम्परेचर को मेजर कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप, पायरोमीटर, सेस्मोग्राफ, जाइलोमीटर। ठीक है, सवाल बहुत सिंपल है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि टेम्परेचर को दूर से ही मेजर कर ले। द राइट आंसर इज पायरोमीटर। ओके, वाई पायरोमीटर? ये आपको नज़र आ रहा होगा पायरोमीटर, ठीक है ना। अभी जब कोविड के बड़े केसेस हुए थे तो इंस्टेंटली दूर से थोड़ा सा आप रखोगे और बटन दबाओगे और वो जो है वो मेजर कर लेगा टेम्परेचर। बाकी जो थर्मोमीटर होता है, क्लासिक थर्मोमीटर होता है, उसके लिए तो उसको बॉडी से अटैच करना पड़ता है ताकि वो मरकरी जो है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करके आगे की तरफ बढ़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंट टेम्परेचर को फ़ौरन से मेजर कर लेता है दूर से ही, पायरोमीटर। ओके, साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। साउंड वेव्स जो है वो कौन सी वेव्स हैं? ट्रांसफर वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल या नन ऑफ दीज। तो साउंड वेव्स के बारे में एक बात याद रख लें कि दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनली ट्रैवल कर रही हैं इस तरह से। सो दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ न्यूली बॉर्न इन्फेंट? जब एक नया बच्चा बिल्कुल पैदा होता है, न्यूली बॉर्न, तो उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 206, 230, 280 या 300? एंड द राइट आंसर इज 300 बोन्स इन अ न्यू बॉर्न। हाँ, ये देखें, हड्डी भी खा रहा है ये। अच्छा देखें, 300 बोन्स इन न्यू बॉर्न में क्यों? बिकॉज ये जो भी बेबी डेवलप हुआ है, इसको अभी आगे और डेवलप होना है, तो इसकी बोन्स जो है ना बाद में फ्यूज़ होंगी एक दूसरे से, और वो फ्यूज़ होके एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हड्डी बनाना शुरू करेंगी। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें बड़ी नंबर ऑफ़ बोन्स होती हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फ्यूज़ होकर एक बड़ी लॉन्ग सी बोन बनती है। इसीलिए ये नंबर रिड्यूस होकर जब हम थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, एडल्ट एडल्ट तो खैर काफ़ी चला गया, हम पीछे थोड़ा सा आ जाते हैं, इन्फेंट एज ग्रुप से निकल के बाहर आते हैं, तो वो 206 हड्डियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो न्यूली बॉर्न में 300 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट वन, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ नोन एज। ब्लड जो है उसका फ्लूइड पार्ट, यानी जो हमारा खून है, इसमें 2 पार्ट हैं, एक सेलुलर पार्ट है और एक फ्लूइड पार्ट है। तो फ्लूइड पार्ट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, प्लेटिलेट्स कहते हैं, ब्लड सेल्स कहते हैं या हार्मोन्स कहते हैं? तो ऑब्वियसली ब्लड सेल्स तो नहीं कहेंगे, बिकॉज ब्लड में जो है वो एक सेलुलर पार्ट है, यानी जिसमें सेल्स ही सेल हैं, और एक फ्लूइड पार्ट है। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। फ्लूइड पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ये आपके सामने ब्लड, ये असल में ब्लड जो है वो उसमें निकाला गया, टेस्ट ट्यूब में निकाला गया, ठीक है।
और उसको सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, उसके अंदर जब डाल के बहुत स्पीड से राउंड राउंड उसको जब राउंड राउंड घुमाते हैं तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये अलग हो जाते हैं थोड़े थोड़े करके। तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये लिक्विड पार्ट है ब्लड प्लाज्मा। ये इन्होंने 60% लिखा हुआ है, कुछ बुक्स 55% लिखती हैं। 55% ब्लड प्लाज्मा है, 45% जो है वो ये सेलुलर पार्ट है। कुछ बुक्स लिखती हैं 40-60, तो ये रेशो ऐसे ही है। आप ये देखें, ये जो सेलुलर पार्ट है इसके अंदर WBCs होते हैं, प्लेटिलेट्स होती हैं और RBCs होते हैं। ये सेलुलर पार्ट है। बाकी लिक्विड वाला जो पार्ट है जिसमें कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन है, इस तरह से ये प्लाज्मा के अंदर होता है। सो ब्लड प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। नेक्स्ट वन इज़ एक्सरे रेस किसने डिस्कवर की थी भाई? रॉन्टेजिन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बेक्केरल। तो इसने हेनरी बेक्केरल ने तो नहीं की थी। सो लेट्स फाइंड आउट। इट्स रॉन्टेजिन आई बिलीव, या इट्स रॉन्टेजिन। रॉन्टेजिन है, इसने डिस्कवर की थी। ठीक है, ये रॉन्टेजिन साहब हैं। और ये एक्सरे की वजह से आपको एक्चुअल जो है वो स्ट्रक्चर पता लग जाता है हड्डी का। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। द स्पीड ऑफ लाइट इज़, अब देखें थोड़ा सा ना घुमा के दिया हुआ है और मैं शॉक में थोड़ा सा आ गया कि किस तरह से चीज़ें चेंज करके पूछी जाती हैं। स्पीड ऑफ लाइट को उन्होंने किलोमीटर पर सेकंड में पूछा हुआ है और ये सवाल रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो स्पीड ऑफ लाइट किलोमीटर पर सेकंड में बता दें। 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 किलोमीटर पर सेकंड। सो इसका सही जवाब जानते हैं। जी देखिए, इसका सही जवाब है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए, अगर आप वैसे देखेंगे तो एग्जैक्ट नंबर तो ये है 299 और 800 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर कहीं ऑप्शंस में ये एग्जैक्ट नंबर दे दें तो आपको ये भी याद होना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं दें तो उसको हम अगर राउंड ऑफ कर लें तो यही बनता है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। वैसे अगर मीटर पर सेकंड में देखें तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है। ओके, आगे चल रहे हैं। डैश इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द आईसी रोड्स। ये जो आईसी रोड्स होती है ना, इनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। तो स्लिपरीनेस हो जाती है, गाड़ियाँ स्लिप हो रही होती हैं, तो उसके अंदर कोई चीज़ डालते हैं। ठीक है, क्या चीज़ डालते हैं ताकि मामला थोड़े सेट रहें? सो डैश इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द आईसी रोड्स, ताकि वो आइस जो है मेल्ट हो जाए। सॉल्ट, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। एंड द राइट आंसर इज सॉल्ट। जी, सॉल्ट जो है ना वो डाल दिया जाता है आईसी रोड्स के ऊपर। तो देखा गया है कि इससे जो है ना वो, आई डोंट नो द केमिस्ट्री बिहाइंड इट, जो बर्फ़ होती है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाती हैं और रोडें जो हैं वो साफ़ हो जाती हैं। ये यहाँ पर तो हमारी नहीं है ऑब्वियसली, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़ी मसला होता है उनको वहाँ पे इन चीज़ों का। सो दे यूज़ टू डू दैट। ओके, सो इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर इनमें से सबसे आखिर में कौन सा फ्रीज होगा वाटर? रिवर वाटर, कैनाल वाटर, सी वाटर या वाटर इन लेक? एंड द राइट आंसर इज सी वाटर। सी वाटर जो है बहुत ही देर में फ्रीज होगा। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ मिनरल्स, जो कि उसकी जो है वो फ्रीजिंग कैपेसिटी को बहुत डाउन कर देते हैं। तो बहुत सारे इसमें मिनरल्स होते हैं। आप वैसे भी देख लीजिएगा, नमक वाले पानी को या समंदर के पानी को फ्रीज़र में जमा के और एक मीठे पानी को जमा के, मीठा पानी जो जल्दी जम जाएगा, उसमें कैपेसिटी अच्छी है जमने के लिए। नमक वाला पानी हैवी वाटर होता है, सी वाटर, तो वो देर से जमता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज़, ज़मीन के करीब कौन सा प्लैनेट है? ठीक है, वीनस, मरकरी, मार्स या मून? एंड द राइट आंसर इज मर्क्यूरी। ठीक है, अभी आपके सामने पिक्चर भी है, ये आप देख सकते हैं कि ज़मीन के करीब जो है, एक मिनट रुकिएगा। अब अगर यहाँ पर आप पिक्चर में देखें तो सवाल ये है कि अर्थ से क्लोजेस्ट जो है वो कौन सा प्लैनेट है। तो आप अगर यहाँ देखें तो अर्थ से क्लोजेस्ट जो है इस तरफ से, हम ऐसे इस तरफ नहीं देखते, हम इस तरफ से देखते हैं, नियर टू द सन, तो वीनस लग रहा है। ठीक है, सो ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट
इसका सही आंसर मरकरी ही है, बिकॉज वीनस जो है उसका पाथ थोड़ा लंबा है, तो ये मरकरी है जो है ये काफ़ी अरसे तक अर्थ के सामने सामने करीब करीब रहता है, सो इसलिए इसको क्लोजेस्ट टू द अर्थ कहा गया। मैं अगर आपको इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैंने ये पहले ही खोल के रखा हुआ था कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइफ साइंसेस की वेबसाइट है, इसमें आप देखें यही सवाल जो है उठाया गया है कि ऑल्दो वीनस इज़ द प्लैनेट दैट कम्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ एज इट स्वीप्स बाय ऑन इट्स ओन ऑर्बिट, ये अपने ऑर्बिट से थोड़ा दूर निकल जाता है, स्वीप कर जाता है। मरकरी स्टेज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ द लॉन्गेस्ट, यानी ज़्यादातर करीब करीब जो है वो अर्थ के मरकरी ही रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉमेंट्री पब्लिश। तो ये यही सही आंसर है, मैंने वैसे भी चेक किया है, तो इसको ही सही आंसर लगाया गया है। तो आप और मैं भी यही याद करते हैं हाल फिलहाल, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाइएस्ट स्पीड, जुपिटर, वीनस, मार्स, मरकरी, अराउंड द सन बड़ी स्पीड से घूम रहा है, ये भी मरक्यूरी है। मरकरी जो है बहुत स्पीड से जो है अपने ऑर्बिट्स कंप्लीट कर रहा होता है, और इसकी ऑर्बिटल स्पीड है कुछ 47.87 किलोमीटर पर सेकंड। बड़ी बात है यार, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट जो है वो 48 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से मूव कर रहा है, सो इट्स अमेजिंग। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं। इन जनरल कॉमेट्स हैव डैश ऑर्बिट्स, कॉमेट्स जो होते हैं, ठीक है, ये इनके ऑर्बिट्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? इलिप्टिकल, कम इलिप्टिकल, थोड़े बहुत इलिप्टिकल, हाईली इलिप्टिकल, सर्कुलर या पैराबोलिक। तो इसका राइट आंसर है हाईली इलिप्टिकल। ये कॉमेट है, ठीक है, और ये देख लें आप, इलिप्टिकल का मतलब होता है थोड़ा सा बैंड हुआ हुआ सर्किल, ठीक हो गया, या इस तरह से ये इलिप्टिकल पोजीशन है, ये वाली इलिप्टिकल पोजीशन है, तो ये बड़ा हाईली इलिप्टिकल है, ठीक है। राउंड तो है मगर थोड़ा सा बैंड हुआ हुआ है, या आप कह लेंगे थोड़ा सा चिपका हुआ सा राउंड है, ठीक हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कॉमेट्स का जो ऑर्बिट होता है वो हाईली इलिप्टिकल होता है। GPS इज एन एब्रीविएशन फॉर, इट्स वेरी सिंपल, ग्लोबल पोल सिस्टम, ग्लोबल पॉलीसेलिकोनियम स्टोर, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या ग्लोबल पोजीशन स्ट्रक्चर। एंड द राइट आंसर इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये GPS जो है, जो कि ट्रैक कर रहा होता है डिफरेंट चीज़ों को। आपने अगर GPS लगाया हुआ है अपने मोबाइल में है या आपकी गाड़ी में है, तो ये ट्रैक करेगा। एक सैटेलाइट होती है स्पेस के अंदर ख़ास किस्म की, वो ट्रैक कर रही होती है उसको, तो ग्लोबली वो चीज़ कहाँ पर पोजीशन करती है ये वो बता रही होती है। सो इट्स ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन, एट नाइट प्लांट्स इनटेक, रात के वक्त प्लांट जो है वो क्या ले रहे होते हैं? क्या रात के वक्त प्लांट ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन? तो जी बताइए, रात के वक्त प्लांट जो है वो क्या इनटेक कर रहे होते हैं? द राइट आंसर इज ऑक्सीजन। इट्स वेरी सिंपल। रात के वक्त प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी तो होती है, बिकॉज उसको रेस्पिरेशन करनी है, ठीक है। और सुबह सुबह जो उसने खाना बनाया था फोटोसिंथेसिस के ज़रिए सारा का सारा, वो इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन होगा, वो ग्लूकोज, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो ग्लूकोज, और एनर्जी मिलेगी उसको इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो हमेशा याद रखिएगा, रात के वक्त ऑक्सीजन की इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहा होता है रात के वक्त। इसीलिए कहा जाता है पौधों के करीब रात को ना बैठो, जिन आ जाएगा, भूत आ जाएगा। सो वो जिन भूत जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली, जो कि आपके और मेरे लिए मुज़िर है। और सुबह के वक्त बोलते हैं कि ऐसी जगह जाओ जहाँ बड़े पौधे हैं, ग्रास है, ग्रीनरी है, अच्छा होगा। तो सुबह के वक्त इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहा होता है, बिकॉज इसको इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट खाना बनाना है अपना, सही है, फोटोसिंथेसिस करनी है, और ऑक्सीजन सुबह में बाहर फेंक रहा होता है। सो इसीलिए हमें सुबह बाहर जो है वो दरख्तों के आसपास घूमने का कहा जाता है कि आप सुबह सुबह वॉक पे जाएं, ठंडी आपको ऑक्सीजन मिलेगी और फ्रेश, बिकॉज ऑफ दीज। और रात को मना किया जाता है कि जिन भूत चढ़ जाएंगे, बिकॉज डेट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ जिन, ओके, जो कि रात में निकाल रहा है प्लांट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। यूरिन इज़ प्रोड्यूस इन, अब जो बॉडी से जितना भी कचरा है आपकी बॉडी का, ठीक है, वो ब्लड का बेसिकली, उसको फ़िल्टर करने के लिए अल्लाह ताला ने दो बड़े ज़बरदस्त किस्म के फिल्ट्रेशन मशीन दी हुई हैं, जिनको हम किडनीज़ कहते हैं।
तो अब वो किडनी इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कि यूरिन प्रोड्यूस कर रही है? नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स, लार्ज इंटेस्टाइन या लिवर? जिसने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी होगी वो आराम से बता देगा। यस, यू आर राइट, द राइट आंसर इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, यही तो बना रहा है किडनी, और ये बहुत ज़बरदस्त है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अभी मुझे बहुत सारी बातें एकदम जहन में आ गई, सो उसको खैर अभी यही रखते हैं। नेफ्रॉन्स जो हैं ये बेसिकली जो है वो यूरिन को जो है बना रहे होते हैं, ये ब्लड को फ़िल्टर कर रहे होते हैं, और सारा अनफिल्टर्ड मटेरियल जो बॉडी में नहीं चाहिए वो यूरिन बन जाता है थैंक्स टू नेफ्रॉन्स। ये कुछ 2 बिलियन 1.5 to 2 billion each kidney, these nephrons. All right, the next one is the great red spot is on which planet? एक planet है सोलर सिस्टम में हमारे, उसमें एक रेड स्पॉट है इस तरह से, आई की तरह से, आई बिलीव। वो कौन से उसमें है planet पे? सैटर्न, वीनस, मार्स, जुपिटर? द राइट आंसर इज जुपिटर। ये आप देख रहे हैं, ये आई की तरह से रेड स्पॉट, ये जुपिटर पे। तो ये पूछा जाता है सवाल। ओके, ऑलराइट। द प्लांट्स विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप। ऐसे प्लांट्स जो कि जिनको देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम शायद वो देखते भी हों। प्लांट्स कह रहा हूँ मैं, सॉरी, प्लैनेट्स, जिनको हम बगैर टेलीस्कोप के देख लें। तो क्या वो ऐसे 3 प्लैनेट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? राइट आंसर आपको भी बताते हैं। कुछ ऐसे 5 प्लैनेट्स हैं जिनको आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, अपनी खुली आंख से देख सकते हैं। वो 5 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। इनको ये विजिबल हैं विदाउट टेलीस्कोप से। द लार्जेस्ट प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम का वो जुपिटर है। तो वी डोंट नो कि हम क्या देख रहे होते हैं इसमें से। पर मार्स होता है, वीनस भी होता है, जुपिटर भी होता है, यू नो। सो दीज आर द 5 प्लैनेट्स। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन अबाउट हाउ मैनी बिलियन ईयर्स अगो? बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक आपकी इस यूनिवर्स को कितने बिलियन साल हो चुके हैं? 10 to 15 बिलियन ईयर्स, 20 to 30 बिलियन ईयर्स, 30 to 40 बिलियन ईयर्स, या 40 to 50 बिलियन ईयर्स? सो इसका राइट आंसर है, मैं आपको एग्जैक्ट ईयर्स बता देता हूँ। इट्स अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो कुछ 13.8 बिलियन ईयर्स अगो ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ था, बिग बैंग, और उससे दुनिया वजूद में आ गई। तो अब अगर इस तरह के सवाल आएँ तो एग्जैक्ट नंबर तो ये है, आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर रेंजेस आ जाएँ तो ऑब्वियसली इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? ये 10 to 15 वाला होगा। ठीक है, बिकॉज एक्चुअल आंसर क्या है? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, इसको अभी यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इंशाल्लाह परसों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर्स, अल्लाह हाफिज़।